दोस्तों नमस्कार। ऐसा होता नहीं था कि देश के भीतर कई मुद्दे अलग अलग राज्यों में राजनीतिक तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हों। इस देश के भीतर के कई मुद्दे गवर्नेंस को लेकर सवाल उठा रहे हों। इस देश के भीतर इस देश की आम जनता खुले तौर पर सड़क पर हो और वो लगातार न्याय के लिए सत्ता की तरफ देख रही हो। और इन सारी परिस्थितियों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर निकल जाएं। देश के गृह मंत्री अमित शाह खामोशी बरत ले। 48 घंटे के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अमेरिका के लिए रवाना हो जाएं। और उसके बाद गृह मंत्री की अपनी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ जाकर वहां पर नक्सली आंदोलन के मद्देनजर लोगों के साथ बैठकें करना और गवर्नेंस के साथ तालमेल बैठाने का हो। जबकि इस दौर में देश के भीतर चाहे वो क्रीमी लेयर के जरिए आज SC/ST आरक्षण के मद्देनजर देश के कई संगठनों ने राष्ट्रव्यापी बंद का ऐलान किया। सड़कों पर वो नजर आए। खास तौर से हिंदी पट्टी में और मध्य भारत के हिस्से में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। सरकार के सामने ये मुश्किल आई कि राजनीतिक तौर पर इस वोट बैंक को वो कैसे साध पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर चले गए। गृह मंत्री अमित शाह खामोश हैं। इसी प्रक्रिया के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सुमोटो लेते हुए जो मेडिकल छात्रा के साथ पश्चिम बंगाल से खड़ा हुआ आंदोलन पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले चुका हो, उस पर भी देश के गृह मंत्री ने खामोशी बरती हुई है। इस दौर में प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर चले गए। यानी सरकार के भीतर से कोई आवाज आपको इस दौर में सुनाई दे नहीं रही होगी। और जो स्थिति और जो हादसा महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में हुआ, उस पर भी सत्ता ने खामोशी बरत ली। इस दौर में जो कर्नाटक में वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्यपाल ने कानूनी कार्रवाई की इजाजत दे डाली, उस पर भी बीजेपी खामोश रही। सत्ता के भीतर से कोई थिरकन आपको राजनीतिक तौर पर सुनाई दी नहीं। इस दौर में इस देश के भीतर जितने मुद्दे अलग अलग जगहों से आपके जहन में आ सकते हैं, आप सिर्फ सोचिए और उस सोच के साथ इस बात को भी सामने रखिए कि इससे पहले ममता बनर्जी को कब निशाने पर केंद्र ने नहीं लिया, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कब निशाने पर नहीं लिया। और पहली बार बंगाल के राज्यपाल एक मोटी सी रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें उस रिपोर्ट को सौंपा, गृह मंत्री को जानकारी दी, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी से भी मुलाकात की, JP नड्डा जी से भी मुलाकात की। और इन मुलाकातों के बीच उस रिपोर्ट के अंश चौंकाने वाले हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी गृह मंत्री खामोश रहे। इन सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर निकल गए। इस दौर में बकायदा बंगाल की घटना से आक्रोशित युवा डॉक्टरों ने आज CBI भवन की दिल्ली में घेराबंदी कर डाली। लेकिन गृह मंत्री खामोश रहे। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर कुछ इस तर्ज पर निकल गए। सवाल यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ऐसे मौके पर विदेश यात्रा पर निकले हैं और वह भी पोलैंड की यात्रा पर। 2 दिन पोलैंड में रहेंगे और लौटते वक्त वह यूक्रेन जाएंगे, जहां पर जेलेंस्की के साथ मुलाकात होगी। लेकिन पोलैंड में भारत का कोई प्रधानमंत्री 45 बरस के बाद जा रहा है। यानी इस यात्रा का महत्व इतना ही है कि इस दौर में जब देश के कोई प्रधानमंत्री पोलैंड गए नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड का रास्ता चुन लिया। और इस परिस्थिति के बीच देश के भीतर वह कौन सी स्थिति है जो प्रधानमंत्री मोदी को डरा रही है, क्योंकि एक के बाद एक जो भी विधेयक वो लाना चाहते थे वह उससे पलट गए। वह इस दौर में अपने द्वारा लिए गए निर्णय से भी पलट गए और यू टर्न ले लिया। कल ही यू टर्न उन्होंने सीधी भर्ती को लेकर लिया था। उससे पहले याद कीजिए, पार्लियामेंट के भीतर जिस ठसक के साथ वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल लाया गया, उसको वापस लेना नहीं पड़ा, बल्कि उसको कमेटी के पास भेजना पड़ा। यानी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास वो पूरा का पूरा बिल चला गया। इस दौर में सोशल मीडिया को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित थे, बीजेपी चिंतित थी, सरकार चिंतित थी
और लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि एक पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार किया गया है कि इस देश के भीतर में सोशल मीडिया के भीतर से भी कोई आवाज निकलनी नहीं चाहिए, लेकिन आखिरकार उस बिल को भी वापस लेना पड़ा और सहमति और तमाम परिस्थितियों का जिक्र प्रधानमंत्री इस दौर में करने लगे। तो क्या प्रधानमंत्री 240 सीटों की जीत के साथ खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि बीते 23-24 साल में चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री रहे हों, कभी भी अल्पमत की सरकार उन्होंने चलाई नहीं है। और जब चुनाव ही उनकी अपनी विचारधारा और राजनीतिक एजेंडे का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, तो ऐसे में जरा कल्पना कीजिए कि महाराष्ट्र में चुनाव नवंबर में होने हैं, ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिन राज्यों में ऐलान हुआ है वहां को लेकर भी जो रणनीति खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बनाई, धारा 370 का जिक्र हो, कश्मीर को लेकर जिक्र हो, और कश्मीर के भीतर जिस दौर में बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उस दौर में बीजेपी के महासचिव रहे राम माधव, जो आरएसएस से निकल कर आए थे, वह अगुवाई कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उन पर जो आरोप लगे, उसके बाद बीजेपी ने उनसे तौबा उस दौर में कर ली और उन्हें महासचिव पद से हटा लिया। लेकिन एक बार फिर अब चुनाव का मौका है तो राम माधव आगे हैं। खुद गृहमंत्री इस दौर में कुछ नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं। इस देश के भीतर में राज्यों के चुनाव को लेकर संवेदनशीलता प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की कैसी रही है, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह बीजेपी के किसी भी नेता, किसी भी कार्यकर्ता कभी भी पूछ लीजिए, वो बतला देगा कि बीते 10 बरस से इन दो के अलावे हमने तो कोई राजनीतिक तौर पर विचार रखा ही नहीं। इन्हीं दो के आसरे पूरी पार्टी चल रही है, पूरा आरएसएस चल रहा है, पूरी सत्ता बरकरार है। और महाराष्ट्र के ठाणे में जो हुआ, उसके बाद वहां की राजनीति गर्म हो गई। एकनाथ शिंदे कटघरे में आकर खड़े हो गए। देवेंद्र फडणवीस गए नहीं ठाणे के बादलपुर में, जहां पर जो त्रासदी हुई, उस त्रासदी से उलट वहां पर एनसीपी खड़ी हो गई, वो आंदोलन की शक्ल में आ गई। लेकिन इस दौर में तीसरे टर्म की बीजेपी सरकार नहीं बल्कि एनडीए सरकार कमजोर क्यों है? प्रधानमंत्री यात्रा पर, अमित शाह खामोश और कोई कैबिनेट मिनिस्टर कुछ बोलने को तैयार नहीं। और इन परिस्थिति के बीच मुंबई और ठाणे की सड़कों पर एनसीपी निकलकर सामने आ गई, कांग्रेस निकलकर सामने आ गई, उद्धव ठाकरे निकलकर सामने आ गए और कहने लगे कि जो हादसा, जो त्रासदी हुई है, उसके पीछे बीजेपी का साथ और सहयोग है। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है, गृहमंत्री खामोश हैं। और इन परिस्थिति में आंदोलन अब शुरू हो चला है महाराष्ट्र के भीतर भी। महाराष्ट्र की राजनीति थोड़े देर के लिए भी छोड़ भी दीजिए तो अगला सवाल यह है कि बीजेपी का जो वोट बैंक 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी से जुड़ा, उसमें एक बड़ा तबका आदिवासियों का था, एक बड़ा तबका दलितों का था। खुद प्रधानमंत्री ओबीसी थे तो एक बड़ा तबका ओबीसी का जुड़ा और औसत निकालिएगा तो 60% से ज्यादा वोट 2014 और 2019 में बीजेपी के हक में गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जिसमें 9 जज बैठे और उसके बाद उन्होंने आरक्षण मिलने वाले एससी, एसटी और ओबीसी के भीतर से जो क्रीमी लेयर का सवाल खड़ा किया और अपने ऑब्जर्वेशन को बतलाया, उससे इस देश के तमाम संगठनों में आक्रोश आ गया कि सरकार ने यह किया है या सरकार इस पर कोई निर्णय आने वाले वक्त में ले लेगी। और आज इसीलिए बंद का ऐलान किया गया, राष्ट्रव्यापी बंद था। और इसका बड़ा असर कमोवेश उन इलाकों में देखने को मिला जहां से मंडल की राजनीति सत्ता तक पहुंचाने की दिशा से पनपी थी। वो उत्तर प्रदेश हो, वो बिहार हो,
वो राजस्थान का हिस्सा हो, वो मध्य प्रदेश का छिटपुट हिस्सा हो, वो झारखंड का हिस्सा हो, इन तमाम जगहों पे जो बातें नजर आई उसने बहुत बड़ा मैसेज पहली बार राजनीतिक तौर पर उस बीजेपी को दे दिया कि आप कैसे चुनाव जीतेंगे। हम यहां पर एक घटना आपको याद दिला दें। इंदिरा गांधी के साथ जब तक जगजीवन राम थे तब तक इस देश में दलितों का वोट बैंक कांग्रेस के साथ था, लेकिन जनता पार्टी के दौर में जब वो उनसे अलग हुए और उस दौर में कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल था कि अब दलित वोट कांग्रेस के साथ कैसे आएगा, और वो नहीं आया और कांग्रेस 1977 का चुनाव हार गई। उसमें बड़ी वजह इमरजेंसी जरूर थी, लेकिन इस देश के भीतर में जो दलित वोट बैंक, चूंकि जगजीवन राम बीते बरसों बरस से आजादी के पहले से वो संघर्ष, राजनीति, आंदोलन और संसद के भीतर नजर आते थे। अब सवाल यह है कि इस दौर में बीजेपी ने जो बीते 10 बरस में जिस राजनीति को साधा, उस राजनीति के आश्रय उनके साथ जो वोट बैंक 2 चुनावों में खुलकर नजर आया और राज्यों के चुनाव में भी नजर आया। अब यह बड़ा सवाल हो गया कि अगर दलित वोट बैंक ये मानकर चल रहा है कि संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया उसमें संशोधन या बदलाव या उसी को बदलने की प्रक्रिया में बीजेपी खड़ी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए क्रीमी लेयर का जिक्र कर रहा है, और इस असमंजस की स्थिति में गृह मंत्री खामोश हैं, प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर है, कानून मंत्री कुछ समझाना चाहते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी में किसी भी दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर हो या कोई भी बड़ा कद्दावर नेता हो, उसका कोई महत्व नहीं है। तो वो जिन भी बातों को समझाएं मेघवाल साहब, उसका कोई मतलब बचता नहीं है। तब यह सवाल खड़ा हुआ, क्या इस दौर में तीसरे टर्म में 240 सीट एक तरफ और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन खड़ा है और यह तमाम कमजोरी के बावजूद भी इतना मजबूत हो चला है कि अब तीसरे टर्म में अल्पमत की मोदी सरकार जो बैसाखियों के आश्रय चल रही है, वो कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं है, कोई कानून बना पाने की स्थिति में नहीं है।